सबसे पहली खबर अलीगढ़ से। पाइपलाइन खुदाई के दौरान मजदूर की मौत हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीएम ग्रिड योजना के तहत यहां पर काम हो रहा था। सड़क निर्माण से पहले पाइपलाइन पर चल रहा था काम। नगर निगम हर संभव मदद का आश्वासन दे चुका है। हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अभियंता, निर्माण कर निर्धारण अधिकारी एसआईटी में शामिल हैं। 3 दिन में नगर आयुक्त ने मांगी है रिपोर्ट। 5 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। झांसी से दिल को दहला देने वाली एक वारदात सामने आई, जहां पर एक पिता ने पहले अपने 3 साल के मासूम बेटे की हत्या की, फिर खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लिया गया और जांच शुरू की गई। मृतक की पहचान प्रेम केवट के रूप में हुई है, जिसने अपने बेटे की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार युवक शराब पीने का आदी बताया जा रहा है और घटना के समय भी वो नशे में ही था। बताया जा रहा है कि वो एक शादी समारोह से लौटकर घर आया था, जहां पर पत्नी से मामूली कहासुनी हुई। जंगल से झांक करके देखा तो प्रेम सिंह जो कि फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। दरवाजा तोड़ करके अंदर देखा तो उसका प्रेम सिंह का बच्चा जो 3 साल का है मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा है। दोनों को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसकी विधिक कार्रवाई की जाएगी और उनसे टीम को भी बुलाया गया, उसका भी निरीक्षण कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में चौकीदार की हत्या से सनसनी फैल गई है। चौकीदार का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। सूचना के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना सदर बाजार क्षेत्र के सीओडी मैदान में चौकीदार भवानी सिंह का शव मिला है। सिर को ईंट से कुचलकर उसकी हत्या की गई। वो रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर गया था। जब देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सीओडी मैदान में शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस पहुंची। आशंका है कि किसी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने सुसाइड लेटर भी लिखा, जिसमें उसने प्रेमिका और उसकी मां को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। उसने दोनों पर टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया। तितावी थाना क्षेत्र की ये वारदात है, जहां पर 27 साल के एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से उसकी प्रेमिका उसे प्रेम जाल में फंसाकर पैसों की डिमांड कर रही थी और अब उसने आत्महत्या की। फील्ड यूनिट भी बुलाई गई। मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टा जो मृतक है उसका नाम आयुष सन ऑफ नीरज, उम्र 27 साल है और जो अपना पर्सनल काम करता है। फिलहाल बॉडी को बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों के कुछ आरोप हैं जिनके संबंध में गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आवश्यक कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी से दिल को दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक पिता ने अपने 3 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया, फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लिया गया, जांच शुरू की गई। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले कनाडा में बैठे मुख्य आरोपी दाऊद अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दाऊद अहमद विदेश में बैठकर इस गिरोह को चलाने के लिए फंडिंग करता था, जिसके बाद अब आगरा पुलिस ने भोपाल पुलिस की मदद से दाऊद अहमद की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की है। दाऊद मूल रूप से भोपाल का रहने वाला था, लेकिन कई सालों से कनाडा में रह रहा है। आगरा के साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आपको बता दें, जुलाई 2025 में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया था।
दो सगी बहनें आगरा से लापता हुई थी। दोनों बहनें धर्मांतरण गिरोह के संपर्क में थी। इन दोनों को पुलिस ने कोलकाता से बरामद किया था। ही प्रकरण में 14 लोगों को अरेस्ट कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा चुका है। उसी क्रम में एक जो मुख्य वांछित अभियुक्त है, जो कि अभी तक इन्होंने माननीय न्यायालय के सामने किसी भी आदेश का कंप्लायंस नहीं किया है, उनके विरुद्ध सेक्शन 85 BNSS का, उसके अंतर्गत उनकी जो संपत्ति थी वो कुर्क की गई है। वह आगे कार्रवाई करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए हम माननीय न्यायालय के सामने उन्हें पेश करें। मुजफ्फरनगर में पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच हुई है मुठभेड़। इसमें पुलिस की गोली लगने से 2 अपराधी घायल हो गए। कॉम्बिंग के दौरान तीसरा अपराधी भी गिरफ्तार हुआ। इनके पास से 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों हत्या के मामले में वांटेड थे। शाहपुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। एटा में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने न्यू सर्वोदय हॉस्पिटल को सील कर दिया है। टीम ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में गौशाला के पास स्थित अवैध रूप से चल रहे 2 हॉस्पिटल और एक क्लिनिक पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान न्यू सर्वोदय हॉस्पिटल में बिना डॉक्टर की मौजूदगी के 10 मरीज भर्ती पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी भर्ती मरीजों को एटा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया। कार्रवाई के दौरान एक महिला मरीज की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद टीम ने तत्काल इलाज की व्यवस्था कराई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने न्यू सर्वोदय हॉस्पिटल को सील किया, जबकि कृष्णा हॉस्पिटल पर नोटिस लगाया गया। मौके पर लोग छोड़कर भाग गए थे, कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था। अंदर से सिटकिंग कर लिया था, इसलिए उसको सील नहीं किया जा सका और उस पर नोटिस उसको चस्पा कर दिया गया। इसी तरह से जो है न्यू सर्वोदय हॉस्पिटल GT रोड के पास जो है, वहाँ पे वो भी अपंजीकृत था और 10 मरीज वहाँ भर्ती थे। वहाँ से जो 2 मरीज जो वहाँ भर्ती थे, उसको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया और 8 मरीज ठीक ठाक स्थिति में वो अपने मर्जी से घर चले गए। चमन क्लिनिक का भी वहाँ पे की जाँच की गई। चमन क्लिनिक के डॉक्टर बंद करके भाग गए थे। खबर रायबरेली से है, जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक पूरे सेंटर के सभी बच्चे फेल हो गए हैं। बच्चों के फेल होने का कारण उनके स्कूल की गलती बताई जा रही है। मामला अटौरा के कलौली स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज का है, जहां पर 36 छात्र और 40 छात्राएं रजिस्टर्ड थे। सभी स्टूडेंट्स ने लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षा दी थी, लेकिन परिणाम में सभी को फेल दिखाया गया। जांच में सामने आया कि प्रैक्टिकल अंकों को बोर्ड को गलत कोडिंग के साथ भेजा गया, जहां पर A+ की जगह AA+ लिख दिया गया, जिसे एब्सेंट माना गया। तो स्कूल प्रशासन ने इस गलती से इनकार किया। 17 बच्चों का परीक्षाफल अनुत्तीर्ण घोषित हो गया है, अनुपस्थिति दर्शाने के कारण। उसमें गहनता से जब जांच की गई तो ये पता लगा कि जो 76 बच्चे हैं वो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में प्रधानाध्यापक के स्तर से जो उनको ग्रेड देना चाहिए था, उस ग्रेड में उन्होंने ग्रेड A ग्रेडिंग होती है, वो ग्रेडिंग के ज्ञान पे उन्होंने जो ग्रेडिंग भरी वो AA भर दिया, जिसके कारण वो एब्सेंटी का दर्शाता है। और एब्सेंटी होने के कारण उनका पूरा का पूरा परीक्षाफल अनुपस्थिति के कारण उन सभी 76 बच्चों को फेल के उसमें कैटेगरी में रख दिया गया। सर, परीक्षाफल अभी कल घोषित किया गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। इंटरमीडिएट के सभी बच्चे लगभग उत्तीर्ण हैं और हाईएस्ट 81-82% तक बच्चों का गया है। और हाई स्कूल में बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाया है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू थे, जिसके कारण जो है वो टेक्निकल इशू होने के कारण उसमें बच्चों के एब्सेंट लिख के आ रहा है और बच्चों का रिजल्ट जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने कल ही इस चीज़ की जो है कार्रवाई कर दी थी। बंगाल में सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। नादिया के नवद्वीप में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, बंगाल में माफिया राज चल रहा है, बंगाल के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया है। बहन और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी,
और आज उसी धारा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने यह देख करके प्रसन्नता हुई थी परसों, जब बंगाल के अंदर 152 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मतदान हो रहे थे, तो मतदान के अंदर मैं एक बात देख रहा था, हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है, टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है। और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। बंगाल में टेरर की प्रतीक, माफिया राज की प्रतीक, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार यह है कि कुछ सुनने वाली नहीं है। इनकी गुंडागर्दी को आपने परसों देखा होगा, कैसे ये लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, कैसे गुंडागर्दी दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता सदन विधानसभा के नेता सदन के रूप में यहां के जुझारू नेता श्री शुभेंदु अधिकारी पर किस तरीके से टीएमसी के गुंडे हमला कर रहे थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है, कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। अब यह अराजकता का खेल समाप्त हुआ। ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम कहते हैं कि ममता दीदी अब बंगाल जाग गया है, अब खेला शेष, उन्नयन शुरू, खेला शेष। अब बंगाल जाग गया है, बंगाल विकास के लिए कार्य करेगा। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से कार्य करेगी। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर सीएम योगी का बयान सामने आया। यूपी में सीएम और विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उनकी सराहनीय सेवाएं थी। यूपी के विकास के लिए उनका एक अपना विजन था। उनके विजन को आज जमीनी धरातल पर उतरते हुए हम सभी महसूस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास का उनका अपना एक विजन था और उस विजन को आज भी जमीनी धरातल पर उतरते हुए और उसे प्रभावी ढंग से आगे लागू करते हुए आज हम सब महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी अनेक मंत्रालयों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अपने कार्यकाल के दौरान देश के प्रति उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। वर्तमान पीढ़ी के लिए वह एक प्रेरणा है। आज उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यूपी में कुछ समय के लिए टल सकता है पंचायत चुनाव। प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार जल्द फैसला ले सकती है। मतदाता सूची तैयार न होने, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने से चुनाव में देरी हो रही है। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो रहा है। यूपी सरकार प्रशासक समिति के माध्यम से प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला ले सकती है।
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने और मतदाता सूची तैयार न होने से समय पर पंचायत चुनाव कराना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है और ऐसे में जो आरक्षण के लिए आयोग का गठन होना था वो गठन अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं जो अंतिम वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन भी 10 जून को होना है, यानी कि वो अंतिम तिथि है। तो ऐसे में अब पंचायत चुनाव पूरी तरीके से टलने के आसार हैं और 26 मई को जब प्रधानों का कार्यकाल खत्म होगा तो अब ऐसी चर्चाएं हैं कि प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है और एक प्रशासक समिति का गठन होगा और उसमें प्रधानों को अध्यक्ष चुना जाएगा और वो अध्यक्ष रहेंगे उस प्रशासक समिति के, यानी कि प्रधानों को कार्यकाल बढ़ाकर उनको पंचायतों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि इन ग्राम सभाओं में जिनका कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है वहां पर प्रशासकों की तैनाती भी की जा सकती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है कि प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाकर और प्रशासक समिति के अध्यक्ष प्रधान होंगे और प्रधानों को कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। 26 मई को ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मेरठ के सेंट्रल मार्केट का एक मामला सामने आया। सांसद अरुण गोविल के आने पर लोगों ने रो रो कर गाया है गाना। गाने के बोल है, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। जैसे ही सांसद पहुंचे हाथ जोड़कर लोग गाना गाने लगे। हालांकि अरुण गोविल के आश्वासन पर महिलाओं ने बाद में धरना स्थगित किया। जय श्री राम के नारे भी लगे, लोगों ने धन्यवाद भी कहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की कागज पर आय दोगुनी हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों की आय नहीं बढ़ी। किसान भारी संकट से गुजर रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण जहां उन्होंने भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार आय दोगुनी करेगी, कागज पे तो आय दोगुनी हुई, लेकिन किसान जमीन पर उसको कोई राहत नहीं पहुंचा पाए और उसका परिणाम यह हुआ कि किसान अभी भी संकट में उलझता जा रहा है। जो आंकड़े बताते हैं कि बड़े पैमाने पे किसानों ने आत्महत्या देश में की है और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े उसी तरह के हैं किसानों मजदूरों को मिला करके। अगर हम उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें तो लगभग 1000 किसान और मजदूर मिल आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, और देश का आंकड़ा तो और भयावह है। वहीं किसानों की आय जो आंकड़े बताते हैं 19 के, वो है कि 8000 रुपए के लगभग है, 8000 और 10,000 रुपए के बीच में। जो अगर हम आज आंकड़ा निकालें तो वो लगभग 11,000 या 12,000 होंगे, 11,000 या 12,000 रुपए की आय होगी किसान की। इसी तरह किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। वहीं अखिलेश के आरोप का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों की आय दोगुनी हो गई है, जबकि पहले गन्ना किसानों को 3 साल तक गन्ना भुगतान नहीं होता था। अखिलेश किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। घंटे में समर्थन मूल्य देने की थोथी बात करने वाले अखिलेश यादव के ज़माने में पर्ची से खर्ची चलती थी और 24 घंटे क्या 34 महीनों में भी गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था। अखिलेश यादव इस बात को भूल गए हैं कि उनके ज़माने में सबसे बड़ी समस्या चीनी मिलों के द्वारा किसानों के गन्ना बकाये मूल्य का भुगतान था।
बहराइच में बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल मामूली रूप से झुलस गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पुतला जलाते वक्त विधायक अनुपमा आग की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने आग को बुझाया। आनंद फानन में उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज के बर्न वार्ड में ले जाया गया। आपको बता दें, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने को लेकर बीजेपी विधायक और पार्टी के नेता विपक्षी दलों का पुतला जला रहे थे। शामली में हाईवे पर लावारिस हालत में पड़ी हुई मिली है 4 लाख रुपए की नोटों की गड्डी के मालिक की अब पहचान हो गई है। एसपी शामली ने पुष्टि होने पर कैश को उसके मालिक को सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें, बुधवार शाम को मेरठ करनाल हाईवे पर नोटों की गड्डियां मिली थी। मुजफ्फरनगर के रहने वाले अमित कुमार ने कुल 4 लाख रुपए का कैश रोड पर से जमा करते हुए पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कैश को कब्जे में लिया। कैश मालिक की तलाश शुरू कर दी। शामली कोतवाली पुलिस ने रकम को माल खाने में जमा कर दिया था। बाद में हरियाणा के करनाल के रहने वाले विद्यासागर ने शामली कोतवाली पर पहुंचकर कैश पर दावेदारी पेश की। इसके बाद पुलिस ने उसे कैश लौटा दिया। कोतवाली में उसको मालखाने में रखा गया और लगातार तब से सोशल मीडिया के माध्यम से लोग प्रयास कर रहे थे कि उसकी जानकारी हो जाए। इसमें एक क्लू हम लोग को जरूर मिला था कि जो पैसा था वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करनाल से निकला हुआ था, उस पर सेम डेट की मोहर लगी हुई थी। इसी को लेकर हमारे एसएचओ सचिन शर्मा ने वहां संपर्क स्थापित किया और आज जानकारी हुई कि एक व्यक्ति कुरालसी थाना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर के हैं और शुभम जी, ये उनका पैसा बेसिकली है। नोएडा और गाजियाबाद के बाद अमेठी में कर्मचारियों के विरोध का मामला सामने आया। जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया कमरौली स्थित इंडोरामा फैक्ट्री परिसर में सैलरी को लेकर तनाव देखा गया। कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर किया है प्रदर्शन। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया गया। कमरौली थानाध्यक्ष मुकेश कुमार और कंपनी के अधिकारी फैक्ट्री परिसर में पहुंचे, जहां पर कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच बात कराई गई। बातचीत में वेतन मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने समाधान के लिए 15 दिन का वक्त तय किया। आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। मैनपुरी में ऑपरेशन दहन अभियान के तहत पुलिस ने 4 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थ नष्ट कराए। करीब 500 किलोग्राम मादक पदार्थों को घिरोर और बिछवा थाने में कई मुकदमों के दौरान जब्त किया गया था। मुकदमों का निस्तारण हुआ तो इन मादक पदार्थों को ग्रीन हाउस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ले जाया गया और वहां पर नष्ट कराया गया। एसपी ने बताया, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए इंसिनरेटर के माध्यम से मादक पदार्थों को नष्ट किया। के 2 थाने, थाना बिछवा एवं थाना घिरोर के करीब 495 केजी माल जो कि नशे से संबंधित थे, उनको पूरी एसओपी एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ विनष्टीकरण कराया गया है। पर्यावरण के हित का भी ध्यान रखा गया है। उपरोक्त माल जिसका विनष्टीकरण हुआ है, इसकी कुल कीमत करीब 4 करोड़ 5 लाख रुपए है। इसमें सभी नियमों का ध्यान करते हुए ये विनष्टीकरण की कार्यवाही की गई है। ऑपरेशन दहन के अंतर्गत आगे भी जो मालों को चिन्हित करके उनके विनष्टीकरण की कार्यवाही उच्च अधिकारीगण के निर्देशन में शासन सरकार की मंशा के अनुरूप किया जाएगा।